आरव को जंगलों से बेहद लगाव था। वह शहर की भीड़ से दूर हर महीने एक बार किसी अनजाने शांत जंगल में जाया करता था। कैमरा, नोटबुक और पानी की बोतल, यही उसका सारा सामान होता। इस बार वह सतपुरा की पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने, लगभग भूले बिसरे जंगल बावड़ी वन में आया था। स्थानीय लोग इस जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे, वो जंगल सांस लेता है, आवाजें सुनता है और कभी कभी लोगों को लौटने नहीं देता। आरव हंसा था। जंगलों से डरना तो इंसानों का वहम है, असली डर इंसानों में होता है। तीसरे दिन की सुबह जब वह झरने के पास फोटो ले रहा था, तभी उसकी नजर सामने झाड़ियों पर गई। वहां एक लड़की गिरी हुई थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, बाल उलझे हुए और चेहरा बेहद घबराया हुआ। आरव भागकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने झुककर पूछा। लड़की ने डरते डरते आंखें खोली। मैं कहां हूं? उसकी आवाज धीमी और कांपती थी। तुम बावड़ी वन में हो? क्या तुम खो गई हो? वह सिर हिलाती रही, लेकिन कुछ याद नहीं था। आरव ने उसे अपनी जैकेट दी और पानी पिलाया। उसके मन में कई सवाल थे। कौन थी ये लड़की? अकेली जंगल में कैसे पहुंची? क्या कोई हादसा हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने काफी देर सोचा। मुझे याद नहीं। बहुत बढ़िया। आरव ने उस लड़की को पास की चट्टान पर बैठाया। झरने की कलकल आवाज के बीच उसकी सांसें भी लड़खड़ा रही थीं। वह सहमी हुई थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, एक अनकहा डर। कुछ याद आ रहा है? आरव ने फिर पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। सिर्फ इतना कि कुछ बुरा हुआ था, बहुत बुरा। क्या तुम अकेली आई थी? वह चुप रही। उसके होंठों पर कंपन था, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद से भी डर रही हो। आरव ने तय किया कि उसे जल्दी ही कैंप पर ले जाना चाहिए। वे दोनों झरने से कुछ दूर आरव के तंबू की ओर चल पड़े। रास्ता संकरा और फिसलन भरा था, लेकिन आरव का अनुभव काम आया। कैंप पहुंचते ही उसने लड़की को कंबल ओढ़ाया और उसे आराम करने को कहा। नाम रख लेते हैं, जब तक तुम्हें याद ना आए। मैं तुम्हें नैना कहूं? वह मुस्कुराई पहली बार। ठीक है, उसने धीमे से कहा। रात घिरने लगी। जंगल में रहस्यमयी सी खामोशी छाई हुई थी। पक्षी भी चुप थे और झिंगुरों की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। आरव ने आग जलाई और मैगी बनाते हुए नैना से कहा, कल हम गांव लौट चलेंगे। शायद वहां किसी को तुम्हारे बारे में पता हो। नैना चौंकी। नहीं, वह लगभग चिल्ला उठी। मुझे वापस नहीं जाना। वहां खतरा है। कौन सा खतरा? उसकी आंखों में डर तैर गया। मुझे नहीं पता, पर कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है, और अगर उसने देख लिया तो। तभी जंगल में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। कुछ सेकंड को हवा भी जैसे ठहर गई हो। आरव सतर्क हो गया। उसने टॉर्च उठाई और इधर उधर देखा। तुम यही रुको, मैं देखता हूं। नहीं जाओ। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो यही है। कौन? वो छाया। आरव की आंखों में संदेह की रेखा खिंच गई। तुम्हें सच में कुछ दिखा? नैना कांप रही थी। वो हर रात आती है। मैं छिपती रही, भागती रही, पर आज आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कल सुबह पहली किरण के साथ हम यहां से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जंगल के पास हमेशा एक योजना होती है। रात की गहराई अब घनी हो चुकी थी। झोपड़ी जैसे तंबू के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, मगर उसमें कुछ अजीब बात थी, जैसे कोई हरकत जो सामान्य हवा से अलग हो। आरव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना की बातें उसके मन में घूम रही थीं। वो छाया, वो यही है। तभी एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई तंबू के चारों ओर चल रहा हो। आरव तुरंत उठ बैठा, टॉर्च उठाई और बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस झाड़ियों की हलचल और एक ठंडी सिहरन। वह अंदर लौटा तो देखा नैना वहां नहीं थी। नैना? उसने फुसफुसाते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। डर की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसने जैकेट डाली और जंगल की ओर दौड़ा। टॉर्च की रोशनी में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जीव खड़ा हो। कुछ ही दूर झील के पास उसे नैना खड़ी दिखी, एकदम शांत। उसकी पीठ आरव की ओर थी।
उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। नैना, आरव चिल्लाया और उसकी ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, नैना ने तेजी से पलटकर उसे धक्का दे दिया। मत आओ पास, वो आ रही है। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन आ रही है? आरव ने घबराते हुए पूछा। छाया, वो मुझे खत्म करना चाहती है। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। आरव ने उसे पकड़ा। तुम्हें अब और नहीं भागना पड़ेगा। मैं यहां हूं। मैं लड़ूंगा उस छाया से। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं जानते आरव, उसने फुसफुसाया। वो मैं ही हूं। आरव जैसे पत्थर बन गया। क्या? नैना कांपती आवाज में बोली। मैं ही वो छाया हूं, या शायद उसका हिस्सा। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बार यहां आई थी, रिसर्च के लिए। लेकिन कुछ हुआ। इस जंगल में कुछ है जो तुम्हारी आत्मा को बांट देता है। एक हिस्सा तुम्हारा और दूसरा हिस्सा अंधेरे का। आरव अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो कि जिस दिन मैंने उस झील में देखा था, मुझे अपनी परछाई पानी में नहीं दिखी थी? वो झील तुम्हारी आत्मा चुराती है और मेरी अब अधूरी है। तभी पीछे से एक झटका, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने आरव को पीछे खींच लिया। नैना चिल्लाई, भागो, ये वही है। लेकिन आरव बेहोश हो गया। अगले दिन की सुबह वह झील के किनारे जागा, अकेला। टॉर्च टूट चुकी थी। नैना कहीं नहीं थी, लेकिन झील की सतह पर एक परछाई अब भी झलक रही थी, जो उसकी नहीं लग रही थी। शानदार। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां रहस्य और गहराता है। आरव अब एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा है जो उसे या तो तोड़ देगी या बदल देगी। आरव झील के किनारे पड़ा था, बदन पर कई खरोंचें और सिर में तेज दर्द। सूरज की हल्की किरणें झील पर पड़ रही थीं, लेकिन पानी का रंग आज भी अजीब काला, नीला सा लग रहा था। वह धीरे धीरे उठा। सबसे पहला ख्याल नैना। नैना, उसने जोर से पुकारा, लेकिन दूर दूर तक कोई जवाब नहीं मिला। उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। नैना का कहना कि मैं ही छाया हूं, और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। लेकिन सबसे विचित्र बात थी वह परछाई जो झील में दिख रही थी, किसी और की, जो वहां नहीं था। आरव ने तय किया कि वो अब गांव लौटेगा और मदद लाएगा। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसके रक्सैक से एक कागज गिरा कि हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो समझ जाना कि मैं उसी का हिस्सा बन चुकी हूं। उस दरवाजे से दूर रहना जो झील के नीचे खुलता है। नैना, दरवाजा? आरव फुसफुसाया। उसे याद आया जब वह झील के पास पहली बार आया था, तो एक गोल पत्थर की संरचना झील के भीतर थोड़ी गहराई पर दिखी थी। तब उसने सोचा था कि शायद कोई पुरानी चट्टान हो, लेकिन क्या वो असल में कोई द्वार था? आरव के मन में एक विचार आया, या तो मैं डर के मारे भाग जाऊं, या फिर उस दरवाजे को खोलूं और नैना को वापस लाऊं। उसने दूसरा रास्ता चुना। झील के नीचे का रहस्य आरव ने अपने पास मौजूद छोटी सी ऑक्सीजन ट्यूब और वाटरप्रूफ टॉर्च से काम चलाया और झील में उतर गया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, पानी का रंग गाढ़ा और भारी होता गया। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया। गोल पत्थर की एक अर्धगोलाकार आकृति, जिस पर कुछ अजीब निशान थे। आरव ने जैसे ही हाथ रखा, वो आकृति नीली रोशनी में चमक उठी और उसके सामने पानी के अंदर एक दरवाजा खुल गया। भीतर एक गुफा जैसी जगह थी। पानी वहां नहीं था, जैसे किसी और ही आयाम में पहुंच गया हो। अंदर की दीवारों पर आकृतियां बनी थीं, इंसान और उनकी परछाइयां जो उनसे अलग होकर चल रही थीं। एक चित्र में किसी लड़की की परछाई एक झील से बाहर निकलती दिख रही थी, वैसी ही जैसे नैना ने बताया था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, आरव। वह पीछे मुड़ा। नैना वहां थी, लेकिन उसका चेहरा फीका, आंखें काली और शरीर आधा धुंध सा लग रहा था। मैं जिंदा हूं, लेकिन अधूरी। उसकी आवाज मानो किसी खोह से आ रही थी। अगर तुम बाहर गए तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी। तो मुझे क्या करना होगा? आरव ने पूछा। नैना ने उसकी ओर एक चाकू जैसी चमकती हुई वस्तु बढ़ाई। यह आत्मा का टुकड़ा है। अगर तुम इसे अपने अंदर स्वीकार कर लो तो हम दोनों एक साथ इस छाया से बाहर आ सकते हैं। लेकिन खतरा है। क्या? तुम्हारी परछाई भी बांटी जाएगी, और हो सकता है तुम वही ना रहो जो अब तक थे। आरव ने एक लंबी सांस ली और उस चाकू को पकड़ लिया।
बहुत अच्छा। अब पेश है इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी का अंतिम अध्याय, जहां तय होगा कि आरव और नैना की किस्मत क्या होगी और जंगल की छाया किसे चुनेगी। आरव की उंगलियां जब आत्मा के उस चमकते टुकड़े को छूती हैं तो एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ता है, जैसे बिजली की एक लहर। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह एक अलग ही आयाम में पहुंच जाता है। छायाओं की दुनिया उसके चारों ओर केवल अंधकार है। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही हैं, मानो हजारों आवाजें एक साथ उसके कानों में कुछ कह रही हों। हर इंसान के अंदर एक छाया है। तू कौन है? तू क्या बनना चाहता है? क्या तुझे सच में नैना से प्यार है या यह सिर्फ अपराध बोध है? वह चिल्लाता है, चुप हो जाओ। तभी सामने एक दृश्य प्रकट होता है। नैना वैसी ही जैसी वो पहले दिन झाड़ियों में मिली थी, बेहोश। पर अब उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी है, उसकी ही जैसी, लेकिन आंखें जलती हुई और चेहरा क्रोध से विकृत। अगर तुम नैना को वापस चाहते हो, वह परछाई बोलती है, तो तुम्हें खुद का एक हिस्सा मुझे देना होगा। अपनी सबसे कमजोर परछाई, वो जो तुम सबसे ज्यादा छिपाते हो। आरव के चेहरे पर संदेह उभरता है, लेकिन अचानक वह अपने अतीत की झलकियां देखने लगता है। बचपन की असुरक्षाएं, असफल प्रेम, खुद पर शंका। वह जान जाता है यही उसकी सबसे गहरी छाया है। यही वह हिस्सा है जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और फुसफुसाता है, ले लो, मुझे खुद से भागना नहीं है। काली परछाई एक झटके में उसके अंदर समा जाती है। एक तेज प्रकाश फूटता है, जमीन हिलती है, दीवारें टूटती हैं और फिर शांति। सुबह की रोशनी। आरव धीरे धीरे होश में आता है। वह फिर झील के किनारे है, लेकिन अब झील का पानी साफ और पारदर्शी है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और उसके सामने नैना बैठी है, पूरी तरह जीवित, आंखों में जीवन, चेहरा शांत। आरव, उसकी आवाज अब स्पष्ट और स्थिर है। अगर तुम नैना को वापस चाहते हो, वह परछाई बोलती है, तो तुम्हें खुद का एक हिस्सा मुझे देना होगा। अपनी सबसे कमजोर परछाई, वो जो तुम सबसे ज्यादा छिपाते हो। आरव के चेहरे पर संदेह उभरता है, लेकिन अचानक वह अपने अतीत की झलकियां देखने लगता है। बचपन की असुरक्षाएं, असफल प्रेम, खुद पर शंका। वह जान जाता है यही उसकी सबसे गहरी छाया है। यही वह हिस्सा है जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और फुसफुसाता है, ले लो, मुझे खुद से भागना नहीं है। काली परछाई एक झटके में उसके अंदर समा जाती है। एक तेज प्रकाश फूटता है, जमीन हिलती है, दीवारें टूटती हैं और फिर शांति। सुबह की रोशनी। आरव धीरे धीरे होश में आता है। वह फिर झील के किनारे है, लेकिन अब झील का पानी साफ और पारदर्शी है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और उसके सामने नैना बैठी है, पूरी तरह जीवित, आंखों में जीवन, चेहरा शांत। आरव, उसकी आवाज अब स्पष्ट और स्थिर है। आरव मुस्कुराता है, क्या सब सच था? नैना उसके पास आती है, उसकी हथेली पकड़ती है, तुमने अपनी परछाई स्वीकार की, यही असली मुक्ति थी। तो अब क्या? अब हम आजाद हैं, नैना कहती है, लेकिन ये जंगल अब कभी वैसा नहीं रहेगा। आरव पीछे मुड़कर देखता है, पेड़ शांत खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे उन्हें देख रहे हों। मानो जंगल ने सब कुछ देखा, सुना और स्वीकार किया। वापसी। आरव और नैना पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं। गांव पहुंचते ही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि कोई बावड़ी वन से लौटकर भी आ सकता है। आरव नैना को अपने साथ शहर ले जाता है। धीरे धीरे नैना की यादें लौटने लगती हैं। वह असल में एक शोधकर्ता थी जो जंगलों में विलुप्त जनजातियों पर काम कर रही थी, पर अब वह खुद भी एक रहस्य बन चुकी थी। कहानी खत्म होती है, लेकिन आखिरी सीन में दिखता है वही झील, वही गहराई, और नीचे एक पत्थर पर फिर हल्की सी चमक, एक नई आत्मा की प्रतीक्षा में, क्योंकि बावड़ी वन कभी सोता नहीं।